नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने जो सीपीयू टाइम है और इनपुट आउटपुट टाइम है उनको अलग अलग करा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो प्रोसेस है आपका वो पहले सीपीयू लेगा। ठीक है, फिर अपना इनपुट आउटपुट टाइम परफॉर्म, जो उसका इनपुट आउटपुट का काम है, ठीक है, वो परफॉर्म करने जाएगा, फिर वापस सीपीयू में आएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप कि मतलब जो प्रोसेस है पहले वो अपना ये वाला सीपीयू टाइम ख़त्म करके इनपुट आउटपुट वाला काम करेगा, फिर वापस से वो सीपीयू में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ प्रोसेस है, उनका कुछ अराइवल टाइम दिया है और उनको इनका बर्स्ट टाइम नहीं दिया। ठीक है, बर्स्ट टाइम की जगह आपको दिया है सीपीयू टाइम, फिर इनपुट आउटपुट टाइम, फिर अगेन सीपीयू टाइम। ठीक है, ये आपका सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि मोड कौन सा है। मोड आपका प्रीएम्प्टिव है। इसमें मतलब कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा तो उसे क्या करेंगे, हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे एज कंपेयर टू लो प्रायोरिटी। ओके, और जो क्राइटेरिया है आपका वो क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड, मतलब हम प्रायोरिटी के हिसाब से लेंगे। लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है वो क्या है, इसमें जो आपकी प्रायोरिटी दी है ना, वो जो ये प्रायोरिटी है 1, ये सबसे हाई प्रायोरिटी है। और सबसे लो प्रायोरिटी कौन सी है आपकी, ये 4 आपकी सबसे लो प्रायोरिटी है। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था कि सबसे बड़ी वाली को हाई लेते थे और छोटी वाली को लो लेते थे। लेकिन इसमें हमने इसके अपोजिट लिया है, सबसे छोटी वाली को हाई प्रायोरिटी माना है एंड सबसे बड़ी वाली को लो प्रायोरिटी माना है। ठीक है, तो आइए हम अब अपना, और इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, P2, P3 एंड P4। इन चारों का हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाएंगे अपना। तो आइए हम अपना गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 0 पे आया है आपका P1। ठीक है, मतलब 0 पे आपने P1 को क्योंकि अभी तो प्रायोरिटी नहीं देखेंगे ना, अभी तो कोई प्रोसेस आया नहीं है, किसकी प्रायोरिटी देखेंगे। तो P1 को ही हम सीपीयू अलोकेट करेंगे 0 पे। P1 को मैंने 0 पे सीपीयू अलोकेट कर दिया और कितना चलाऊंगा इसको, एक ही चलाऊंगा, मतलब एक टाइम यूनिट ही चलाऊंगा। क्योंकि हमें अगले टाइम यूनिट पे देखना होता है प्रीएम्प्टिव वाले में कि कोई बड़ा प्रायोरिटी का आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि इसका सीपीयू टाइम भी एक ही है तो ये कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक ही टाइम यूनिट में ये कंप्लीट कर लेगा P1। ओके, एक टाइम यूनिट में कंप्लीट कर लिया। अब टाइम ये वाला सीपीयू टाइम इसने कंप्लीट कर लिया तो अब ये कहाँ चल जाएगा, अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने। इस यहाँ पे ये अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं IO ऑफ P1, IO ऑफ P1। मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ इसको ताकि आपको सही से सब दिखे। ठीक है, अब आपका P1 जो है ये कंप्लीट करके अपना ये सीपीयू टाइम कहाँ चला गया, इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने। कितने टाइम यूनिट तक करेगा, 5 टाइम यूनिट तक। मतलब जब तक ये 5 टाइम यूनिट तक ये हमारा इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेगा, जब तक हम देखते हैं। ठीक है, दूसरे प्रोसेस अपने, तो 1 टाइम पीरियड पे आपका कोई नहीं आया था, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा 2 पे आ रहा है आपका P2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 तक मेरा जो सीपीयू है वो क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड तक आपका सीपीयू क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। अब 2 टाइम पीरियड पे आपका आया P2 आया, तो मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा। P2 भी एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम बच जाएगा 2। ओके, अब 3 टाइम पीरियड तक आपका कौन सा आ गया था, P3 भी आ गया था। अब मैं P2 एंड P3 की कंपेयर करूँगा प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, P2 की 3 है एंड P1 की 1 है, मतलब सॉरी P2 की 3 एंड P3 की 1 है। तो मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगा, ऑफकोर्स P3 को, क्योंकि हम प्रायोरिटी के हिसाब से देख रहे हैं। तो मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगा, P3 को एग्जीक्यूट करूँगा। कितने टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए। ओके, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया, मतलब ये कितना हो गया, इसका 1 बच गया। ठीक है, अब 4 टाइम पीरियड तक आपके P4 भी आ गया था रेडी क्यू में, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि
P4 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे लो है, हम प्रायोरिटी के बेस पे देखेंगे। तो अभी किसकी हाई प्रायोरिटी है, P2, P3 एंड P4 में से? ऑफ कोर्स P3 की है, तो मैं P3 को ही एग्जीक्यूट करूँगा, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब 5 टाइम पीरियड तक आपका P3 ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये यहाँ पर जो P3 है आपकी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा, मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका P3 है वो कहाँ चल जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने। ओके, P3 चला जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने। अब मेरा एग्जीक्यूशन टाइम P3 ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब क्या देखेंगे हम, अब पहले ये देखते हैं हम हमारा जो P1 है उसने अपना इनपुट आउटपुट ख़त्म कर लिया, 1 2 3 4, अभी भी 1 की ज़रूरत है, उसके बाद ही ख़त्म कर पाएगा। तो मतलब यहाँ पे अब मैं देखूँगा P2 मेरे रेडी क्यू में कौन कौन से, अब P1 तो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने, P3 भी गया इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने। अब मेरे कौन से हैं, P2 एंड P4, इनमें से देखूंगा किसकी हाई प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स P2 की है, क्योंकि P4 की 4 है, P2 की कितनी है, 3 है, तो मैं P2 को ही एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम पीरियड तक करूँगा, एक टाइम पीरियड तक करूँगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा P2 का। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि P1 जो है अपनी एग्जीक्यूशन, मतलब जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो यहाँ पे अपनी ख़त्म कर लेगा। 5 टाइम पीरियड तक था ना इसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन P1 का। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसने अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर ली। अब ये दोबारा रेडी क्यू में आ गया P1। अब किस में कंपेयर करेंगे, P1 में, P2 में एंड P4 में। ठीक है, तो इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, तो मैं फिर से P1 को CPU दूंगा। यहाँ पर इसने P1 ने अपनी ख़त्म कर ली, मतलब 0 हो गई है। ओके, अब फिर P1 की सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो मैं P1 को CPU दूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा, मतलब यहाँ से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब किसकी बारी है, अब भी सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, तो मैं P1 को ही CPU दूंगा, मतलब ये यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1। अब क्या मैं P1 को ही कंटिन्यू रखूँ या कुछ और हो रहा है, आप बताइए। आप देखिए क्यों रखूँगा मैं P1 को कंटिन्यू, क्योंकि जब मेरा P3 आ रहा है तो मैं P1 को क्यों रखूँगा कंटिन्यू, क्योंकि कितना था P3 का, 3 टाइम पीरियड था उसका, मतलब 3 टाइम पीरियड के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गया था। तो ये हो गए ना हमारे 1 2 3, मतलब P3 यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा और दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। तो अब मैं सब चारों में से देखूंगा, चारों में से हाई प्रायोरिटी किसकी है, ऑफ कोर्स P3 की है। यहाँ पे P3 ने अपनी ख़त्म कर ली थी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब मैं चारों में से किस देखूंगा हाई प्रायोरिटी किसकी, ऑफ कोर्स P3 की है, तो मैं P3 को एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, मतलब एक टाइम पीरियड तक P3 एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ पर जो आपका P3 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, P3 एंड हो गया, पूरा एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो गया आपका P3। ठीक है, P3 आपका पूरा टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। अब आपके बचे P1 P2 एंड P4। P3 तो आपका ख़त्म हो गया 9 पे, अब आपके कौन से बचे, P1 P2 एंड P4। अब इनमें से मैं किसे एग्जीक्यूट करूँगा, P1 P2 एंड P4 में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, ऑफ कोर्स P1 की है, तो मैं यहाँ पे P1 को एग्जीक्यूट करूँगा, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे P1 भी अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा, मतलब 0 हो जाएगा। ओके, मतलब P1 ने भी अपनी एग्जीक्यूशन कर ली है ख़त्म। अब बचे आपके P2 एंड P4। P2 P4 में से हाई प्रायोरिटी किसकी है, ऑफ कोर्स P2 की है, तो मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं यहाँ से P2 को एग्जीक्यूट करता हूँ, एक टाइम पीरियड के लिए करूँगा, मतलब 11। ओके, और ये यहाँ से हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, P2 का 0 हुआ ये वाला CPU, तो इसका मतलब P2 ने भी अब इनपुट आउटपुट में जाएगा, ये P2 ने भी अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। कब तक करेगा ये, 3 टाइम यूनिट तक, जब तक हम अपना P4 चलाएंगे।
क्यों चलाएंगे P4? क्योंकि अब जो आपके रेडी क्यू में तो बस P4 ही बचा है, क्योंकि ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, P1 एंड P3, एंड P2 चला गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने। ठीक है, तो अब आपका कौन सा चलेगा? P4 चलेगा ऑफ कोर्स। तो P4 चलेगा आपका, एक टाइम यूनिट तक चलेगा आपका P4। तो ये आपका P4 चला। आप इसको 2 टाइम यूनिट तक भी चला सकते हैं, लेकिन हम एक एक लेकर चलेंगे। ठीक है, ये आपका P4 12 तक चलेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है आप तो सीधे 2 टाइम यूनिट तक भी चला सकते हैं। ठीक है, आपका फिर से एक बार P4 चलेगा, फिर से P4 चला आपका, मतलब 13 हो गया। क्या P2 ने अब अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया? 1 2 नहीं, अभी तक नहीं किया। तो हम अब देखेंगे कि P2 का इनपुट आउटपुट ख़त्म हुआ। 1 2 नहीं, एक और होगा, एक और मतलब टाइम एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या है कि जो P2 है आपका अभी 3 टाइम पीरियड बाद अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा इनपुट आउटपुट वाली। मतलब एक टाइम आपका CPU आइडल रहेगा। जब आपका जो P2 है वो एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा, मतलब 14 तक आपका CPU आइडल रहेगा। और यहाँ पर ये P2 है आपका जो, वो अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म कर लेगा, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर अपनी P2 ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म कर ली, 3 वाली। ठीक है, अब यहाँ पर P2 आ जाएगा, P2 ही आएगा क्योंकि और कोई प्रोसेस है नहीं। P4 गया है अपनी इनपुट आउटपुट पर परफॉर्म करने, और P1 और P3 ख़त्म हो गए, तो बचा आपका P2 ही बचा। तो ये एक टाइम पीरियड तक चलेगा P2, और ये आपका यहाँ से CPU ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका P2, फिर ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा P2। अब सिस्टम में मतलब आपका बचा बस P4 ही बचा है। ठीक है, वही एग्जीक्यूट होगा अकेला। कितने टाइम पीरियड तक होना था? 4 टाइम पीरियड तक उसका इनपुट आउटपुट टाइम है जो P4 है उसका। कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 यूनिट तक आपका खाली रहेगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 यूनिट तक आपका CPU आइडल रहेगा। और यहाँ पर आपका जो है P4 आपका एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म करेगा 17 पे। ओके, अब यहाँ पर P4 CPU में वापस आएगा। यहाँ पर P4 ने ख़त्म किया अपनी, 0 हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट, एंड फिर P4 अब आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, और इसने अपना जो एक टाइम पीरियड बचा हुआ था CPU में वो भी ख़त्म कर लिया, मतलब ये हो गया 18। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है इनका कंप्लीशन टाइम। तो अब मैं कंप्लीशन टाइम की बात करूं अगर, तो इसके लिए एक बार ये मिटा देता हूं। हमें चारों का कंप्लीशन टाइम निकालना है, P1 P2 P3 एंड P4 का। तो अब मैं कंप्लीशन टाइम निकालता हूं, इधर लिख लेता हूं कंप्लीशन टाइम। तो सबसे पहले अगर P1 के कंप्लीशन टाइम की बात करूं, इस साइड से इस साइड देखूं मैं, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपका? 10 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 15 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपका? 9 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9। एंड लास्ट में बचे P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपका? 18। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था हमने चारों का कंप्लीशन टाइम निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एग्ज़ाम में एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि रेशियो ऑफ CPU आइडलनेस एंड यूसेज। रेशियो ऑफ CPU आइडलनेस एंड यूसेज, मतलब कितना टाइम CPU आइडल रहा, ठीक है, और कितना टाइम CPU यूज़ हुआ। हमारा टोटल टाइम है 18। ठीक है, तो कितना टाइम CPU आइडल रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं, एक टाइम पीरियड, 2 और ये 2, मतलब 4/18। अगर आपको इसको
परसेंटेज में निकालना है तो आप इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है आइडलनेस। अगर यूसेज की बात करें तो बाकी बचा हुआ टाइम आइडलनेस को हटा के, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 14/18। सेम अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करिएगा इसकी। यहाँ पे मैंने P4 कंप्लीट कर देता हूँ, हमारा हो गया था, वरना आप बोलेंगे कि P4 तो कंप्लीट किया ही नहीं आपने। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था। समझ आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।